Hello everyone, good morning. Welcome to our biology class of 11th, and today we are again going to start our topics biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स में हम फिर से आगे देखते हैं क्या देखना है हमको प्रोटीन्स के बारे में, थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड और कुछ बॉन्ड्स के बारे में हम देखेंगे, बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में, और उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, किसने डिस्कवर किया, ये सब देख लिया था। ठीक है, अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन इज आल्सो टाइप्स ऑफ मैक्रोबायोमोलिक्यूल। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज आल्सो टाइप्स ऑफ मैक्रोबायोमोलिक्यूल। ये भी हमने शुरू कर दिया था प्रीवियस क्लास में, काफ़ी कुछ हमने प्रोटीन के बारे में देख लिया था। और मैंने आपको बताया था प्रोटीन इज मेड अप बाय एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड से फॉर्म होते हैं। मैंने स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था। दो एमिनो एसिड के बीच में एक 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे जैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते जाते हैं, जैसे एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड ही बोल सकते हैं, दो होंगे डाइपेप्टाइड और ज़्यादा होंगे तो मोर देन 2, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये आपने देखा था। फिर हम बात करते हैं आज प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की बात करें। स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो डीएनए में कुछ स्ट्रक्चर हम देखेंगे, बॉन्ड्स देखेंगे। तो प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जैसे एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और एक होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। नॉर्मल जो आप स्ट्रक्चर देते हो लीनियर फॉर्म में, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखते हैं आप, एमिनो एसिड अरेंज रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं। जैसे आपने एमिनो एसिड देखा था NH2 RCH। ठीक है, फिर इधर क्या रहता है COOH, और इधर क्या रहता है, इधर भी एक एमिनो एसिड रहता है उल्टा होगा, यहाँ पे H2 लगेगा। ठीक है, इस NH2 का एक हम ले रहे हैं, और ये O क्या निकल जाता है, 1 मोल वाटर निकल जाता है, और इस तरह से ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब CO और NH की बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड के नाम देते हैं, इसको हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं पूरा एक, मतलब ये स्ट्रक्चर होता है N से C तक। ये N मतलब ये पहला एमिनो एसिड का N और दूसरे एमिनो एसिड का C। ठीक है, तो NC एक पूरा एक लीनियर एक लिंक बनती है, और यहाँ पहले एमिनो एसिड से दूसरे एमिनो एसिड तक। ठीक है, तो ये N जो है पहले एमिनो एसिड, फर्स्ट एमिनो एसिड, और C जो है लास्ट एमिनो एसिड का COOH कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्रोटीन का। प्राइमरी स्ट्रक्चर इंसुलिन जो होता है वो आप जो जानते हैं, वो इसी तरह के प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वो 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 2 टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स, जो कि सिल्क प्रोटीन में होता है। अल्फा, पहला क्या होता है, अल्फा हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, और सेकेंड होता है बीटा प्लेटेड। ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स जो रहता है वो इस तरह का हेलिक्स में फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह से हेलिक्स में फॉर्म होता है, या ऐसा भी बना सकते हैं, और इनके बीच कोई CONH इस तरह के बॉन्ड है। ठीक, तो बीटा प्लेटेड जो रहता है प्लेट के फॉर्म इस तरह से। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है ये 2 फॉर्म में रहता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड।
आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है। हेलिक्स के फॉर्म में जो होगा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और एक प्लेटेड फॉर्म में स्ट्रक्चर होगा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ये सिर्फ अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो रहता है वो थोड़ा सा वाइड रहता है, ठीक है, इस तरह से वाइड स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और ये उलन जो लूप फॉर्म होता है, उलन बॉल जो फॉर्म होती है ना, उसकी तरह ये स्ट्रक्चर होता है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में सबसे ज़्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये यूज होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उसमें टर्सरी स्ट्रक्चर ही ज़्यादा यूज होता है, कॉमनली यूज होने वाला स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी जो स्ट्रक्चर होता है ये हाईली वाइड रहता है, और कुछ इस तरह से ट्यूब के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्वार्टरनरी है, टर्सरी है। क्वार्टरनरी में 2 अल्फा और 2 बीटा ये स्ट्रक्चर होते हैं, तो इस तरह का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये क्यूब के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, जबकि उलन लूप के फॉर्म में उलन बॉल की तरह टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर मैंने बताया बायोलॉजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा रहता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी जो था लीनियर फॉर्म में, सेकेंडरी जो था अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड के फॉर्म में, टर्सरी जो होता है वो उलन बॉल की तरह फॉर्म होता है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर होता है। क्वार्टरनरी जो रहता है वो हाईली वाइड और क्यूब के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। और ये जितनी भी स्ट्रक्चर जो फॉर्म होंगे प्रोटीन के, सभी स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड से फॉर्म होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में रहते हैं, और CO-NH जो बॉन्ड जो बताया था मैंने पेप्टाइड बॉन्ड था, और ये सभी में कॉमन है, बस इनके स्ट्रक्चर थोड़े से अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको कुछ बॉन्ड्स के बारे में बताता हूँ, कुछ बॉन्ड्स के बारे में देखते हैं, है ना। तो ये 3 तरह के बॉन्ड के बारे में बताता हूँ आपको। एक तो होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड देखेंगे। एक हम देखेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। और एक हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 तरह के बॉन्ड्स की हम बात करेंगे। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की हम बात करेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात करेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। ये आपको न्यूक्लिक एसिड में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी। न्यूक्लिक एसिड जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा अभी भी है, और नेक्स्ट ईयर आप 12th में जब पढ़ेंगे तो भी ये बॉन्ड आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे वहाँ पे, यदि आप यहाँ पे देर से देखेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी, 11th के एनसीईआरटी बुक में भी बॉन्ड्स के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ फॉर्म होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ फॉर्म होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ। इसके लिए मैंने एक न्यूक्लिक एसिड का डीएनए का एक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है। इसमें आप देखिए जरा, आपको ये तो मालूम है कि न्यूक्लिक एसिड में जो कंपोजिशन होता है न्यूक्लिक एसिड का वो क्या क्या रहता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज कंपोज्ड बाय शुगर, बेसिस एंड फास्फोरिक एसिड। इन 3 चीज़ों या फास्फेट से फॉर्म होते हैं, और ये तीनों चीज़ें कंबाइन होती हैं। शुगर, बेस एंड फास्फेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड, एंड शुगर एंड बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ये कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, शुगर, बेस और फास्फेट कंबाइन होकर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। तो इन्हीं के बीच में कुछ बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। देखते हैं क्या क्या बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फास्फेट है, ये शुगर, पेंटोस शुगर जो कि न्यूक्लिक एसिड होती है। फिर बीच में क्या है, नाइट्रोजन बेस है। आपने 2 तरह के नाइट्रोजन बेस पढ़े थे, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। तो यहाँ पे ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। एडेनिन और ग्वानिन जो है प्यूरिन होते हैं, आपको मालूम है, और थायमिन और ग्वानिन जो होते हैं, थायमिन और साइटोसिन क्या होते हैं, पाइरिमिडिन होते हैं। ये आप देख रहे हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर, ग्वानिन और ये ना अपना इधर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन है, और थायमिन और साइटोसिन क्या है, पाइरिमिडिन। इसलिए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर। फिर
और ये फास्फेट। ये बैकबोन फॉर्म करते हैं शुगर और फास्फेट, तो बीच में नाइट्रोजन बेस रहते हैं सेंट्रल। तो अब ये इन्हीं के बीच में तीनों बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब देखिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ फॉर्म होते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन फास्फेट एंड शुगर। ये फास्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एंड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड शुगर इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है, और नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और प्रोटीन में जो हमने देखा था, प्रोटीन जो एमिनो एसिड था, एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म था? पेप्टाइड, ठीक है। एक बॉन्ड और लिख लिया आप यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ मैं आपको। सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड किन से फॉर्म होता है? न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म बाय शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट। एंड न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म बाय शुगर एंड बेस। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट। इनके बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। एंड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड शुगर इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। ये पॉलीसेकेराइड्स जो रहते हैं, सेकेराइड्स, इनके बीच में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, है ना। ग्लाइकोसाइड समझ आइएगा आप, ये सेकेराइड मतलब ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल, या सेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद बेसिस के बीच में, नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड। एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एमिनो एसिड, ठीक है। इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो एमिनो एसिड बाइंड करते हैं वो कौन से रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी जो था लीनियर स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी जो था अल्फा हेलिक्स और बीटा ब्रिकेट के फॉर्म में था, टर्सरी जो था उलन जो बॉल रहती है उसकी तरह था क्वाइड, क्वाटरनरी जो था हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर था और क्यूब के फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने देखा न्यूक्लिक एसिड में बॉन्ड के बारे में था और प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। आगे और देखते हैं इसके बाद। चलिए, यहाँ पर कुछ बातें और बताने से मुझे आपको, और न्यूक्लिक एसिड की बात चली रही थी तो आपको कुछ बातें और बता देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। जैसे हम न्यूक्लिक एसिड में डीएनए की बात जब करते हैं तो डीएनए, जैसा कि हमको मालूम है, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए इज मेड अप बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एंड जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, पॉली का मतलब हो गया मेनी, और न्यूक्लियोटाइड आप जानते हैं शुगर, बेस, फास्फेट। तो ऐसे बहुत सारे शुगर, बेस और फास्फेट मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और शुगर होते हैं, फास्फेट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस, ये दूसरी होगी, है ना। तो ऐसे पूरा एक जो टर्म होता है डीएनए की, जो हेलिक्स जो फॉर्म होती है, आपने जो स्ट्रक्चर देखा होगा इस तरह का, ठीक है, ठीक। ये दोनों हेलिक्स के बीच का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ बीच में नाइट्रोजन बेस रहते हैं। एक जो टर्न कंप्लीट होता है पूरा ये टर्न, ठीक है। ये इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। दो नाइट्रोजन बेस की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। हालांकि ये सब 12th में है, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी में बताया हुआ, इसलिए मैं आपको बताऊँ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। वन टर्न इज कंप्लीटेड एट द डिस्टेंस बिटवीन 34 एंगस्ट्रॉम के बीच में पूरा ऐसा एक टर्न कंप्लीट होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो हेलिक्स के बीच का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर कुछ और बातें आपको याद रखना है। एडेनिन always pair with thymine and cytosine always pair with guanine. Between adenine and thymine there is double bond is formed, and between cytosine and guanine there is triple bond is formed. ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये डिस्टेंस एक टर्न कंप्लीट टर्न 24 एंगस्ट्रॉम, नाइट्रोजन बेस के बीच का जो डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम, डायमीटर जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम, और एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गुआनिन। इसके बाद नेक्स्ट है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी, कांस्टेंट
एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। तो डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती रहती है और डायनेमिक फॉर्म होती है। जैसे आपका डाइजेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि डाइजेशन चल रहा है तो सर्कुलेशन थोड़े देर के लिए बंद हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, डायनेमिक कंडीशन बनी रहती है। और डायनेमिक मतलब गतिमान, सभी सिस्टम जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है सभी एक साथ वर्क करते रहते हैं। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसमें से यदि कोई भी सिस्टम गड़बड़ हुआ तो हमारी गाड़ी, बॉडी की गाड़ी रुक जाएगी। जैसे साइकिल है आपकी, साइकिल में कोई सा भी पार्ट नहीं, ब्रेक यदि गड़बड़ हुआ या सीट ही नहीं है आपकी साइकिल में तो आप चला पाओगे क्या, बैठ पाओगे नहीं, है ना। चेन खराब हुई साइकिल की, या आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, कहीं भी किसी भी एक पार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो पूरी गाड़ी बंद हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक, तो इतनी बातें समझ आ रही। तो वैसे ही हमारी बॉडी जो डायनेमिक फॉर्म में बनी रहती है, ऑर्गन सिस्टम कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म भी आप जानते हैं, मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ये भी हमारी बॉडी में प्रॉपर चलते रहना चाहिए। एज वी नो मेटाबॉलिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स। या यूँ कहें हमारी बॉडी में जो पूरी प्रोसेस चलती रहती है मेटाबॉलिज्म के कारण ही सब प्रॉपर वे में डायनेमिक फॉर्म में चलती रहती है, ठीक है। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म है, क्या कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म है, क्या होती है, एनाबॉलिज्म, और एक होता है कैटाबॉलिज्म। 10th में पढ़ा था आपने लोग, ठीक है। एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिज्म कैसी प्रोसेस होती है? ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और कैटाबॉलिज्म जो रहती है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है। एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो एनाबॉलिज्म है, ठीक है। और उसमें एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब फॉर्मेशन होता है, सिंपल कंपाउंड मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और कैटाबॉलिज्म कैसे होती है? कैटाबॉलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक। आप फार्मूला लिखेंगे 6CO2 + 12H2 = C6H12O6, ये यहाँ पे फॉर्मेशन है। और C6H12O6 + 6O2 ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे CO2 और H2 में, ये ब्रेक डाउन प्रोसेस होगी जो कि रेस्पिरेशन है, ठीक है। डाइजेशन होती है, तो ये डाइजेशन और रेस्पिरेशन का कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी में चलती रहती है। अच्छा, इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी, इसके बाद इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है बॉडी में। इक्विलिब्रियम स्टेट, तो हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन होगी ही नहीं। यदि मेंटेन कब होगी? जब इक्विलिब्रियम कब होगा? साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम मेंटेन जब हमारी डेथ होगी तब। तो हमारी बॉडी में नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आ गई। और हार्मोन्स और एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में वर्क करते रहते हैं, जिसके कारण डायनेमिक कंडीशन बनी रहती है। आगे हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम जो प्रोटीनस नेचर होते हैं वो सब हम देखेंगे। तो हमारी बॉडी में जैसे आपने 10th में ही पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, है। और अभी भी हमने शायद देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर इस 11th में भी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा था कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, वो हमारी बॉडी एक्टिविटी पे या हमारी बॉडी के जो फंक्शन है, ऑर्गन के फंक्शन है, उनको रेगुलेट करते रहते हैं, हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टेंट और मेटाबॉलिज्म आपने समझा। बॉडी में नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है, ये भी आपने समझा। और भी बहुत सारी बातें आपने यहाँ पे देखी, ठीक है। तो इसके आगे हम एंजाइम्स के बारे में देखेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये भी। बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं हम इस टॉपिक इस चैप्टर में जो आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है काफ़ी कुछ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम के साथ।